हेलो एवरीवन, मैं सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है सब लोग ठीक होंगे, आप अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सुबह 8 बजे का टाइम है, हम इस टाइम आपसे मिलते हैं जो मॉर्निंग के करंट अपडेट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए जो मॉर्निंग के करंट अपडेट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। डेट क्या है? डेट है 19 जनवरी 2023। ठीक है, 19 जनवरी 2023। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा अपडेट क्या है? पहला अपडेट है एनसीईआरटी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। ठीक है, तो जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने क्या लॉन्च किया है? एक नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? परख, है ना। परख नाम से एक असेसमेंट रेगुलेटर लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये असिस्टेंट रेगुलेटर क्या है? ये असिस्टेंट रेगुलेटर है कि ये जो है रेगुलेट किया करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखा करेगा कि कैसे कैसे बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैसे उनको सही किया जा सकता है, कैसे कैसे उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, किया जाएगा, कैसे करेंगे लोग, मतलब जो कॉलेज वगैरह, जो बोर्ड्स वगैरह होंगे, ठीक है ना, वो सारा कुछ कैसे करेंगे। एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा अलग अलग बोर्ड्स को, अलग अलग कॉलेज को, कि आपको कैसे काम करना है, कैसे बच्चे को असिस्ट करना है। ठीक है, फिर इनका एक प्रपोजल है कि जो है 2 बार बोर्ड के एग्जाम हुआ करेंगे। जो हमारा अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसमें जो प्रपोज हुआ था कि बच्चों के 2 बार बोर्ड के एग्जाम हुआ करेंगे साल में। उसको एक एग्जाम होगा पहले, और दूसरा जो एग्जाम होगा, अगर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को वो करना चाहता है, एनहांस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, अच्छी करना चाहता है, वो उसके लिए काम आएगा। ठीक है, पहली बार में मान लीजिए आपका नंबर कम है, तो दूसरी बार में आप उस नंबर को बढ़ा सकते हैं अपने को। ठीक है, और जो दोनों में से ज्यादा नंबर होंगे वो उसमें काउंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रपोजल है, उन प्रपोजल पे काम करने के लिए ये परख जो आपका रेगुलेटर सिस्टम है, इसको लाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी को सबने नाम सुना होगा एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी बुक्स आती है, उनको हम पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी की फॉर्म मैंने आपको बताई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, समझिए, तो एक नेशनल काउंसिल है जो एजुकेशन की रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए जो है काम करती है। ठीक है, एनसीईआरटी, इसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हमारे एग्जाम होते हैं उनमें हम लोग एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं ना। हमारी जो बोला जाता है कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक पढ़ी। कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम निकालना होता है तो ठीक है, जो हम 6 से लेकर 12 या उससे पहले जो भी क्लास होती है, सब में भी बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी की। वो जो बुक पब्लिश हुई होती है ना, वो एनसीईआरटी के द्वारा ही होती है। एनसीईआरटी क्या है आपका? अपना एनसीईआरटी है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखते हैं प्रखर क्या है ना। परख, सॉरी, प्रखर नहीं, परख। परख क्या है आपका? पहले परख की जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। बट परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असिस्टमेंट रिव्यू एंड एनालाइसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? पी फॉर परफॉर्मेंस, ए फॉर आपका असेसमेंट, आर फॉर रिव्यू, फिर दूसरा ये जो एक और ए आया, आर फॉर रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, समझ गया? ये जो आपका ये जो आपका परख इनिशिएटिव है, ये जो परख आपका रेगुलेटर लॉन्च हुआ है सॉरी, थोड़ी मुझे खांसी हो रही है, तो उसके लिए सॉरी, बार बार आ रही है खांसी बीच में। तो परख जो आपका ये आपका रेगुलेटर लॉन्च हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर इसकी फुल फॉर्म से आप समझे तो आपको समझ में आया होगा। ये एनालाइज करेगा, रिव्यू जो होंगे उनको एनालाइज करेगा, उनको देखेगा, है ना, जो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके ऊपर काम करेगा। जो आपकी यूनिवर्सिटीज होंगी, जो आपके स्कूल्स होंगे, उनसे जो है बात करेगा, उनको बताएगा कि कैसे कैसे आपको लोग बच्चों को करना है, असिस्ट करना है, कैसे कैसे बच्चों को एनालाइज करना है, आपको कैसे कैसे जो है उनका असिस्मेंट चेक करना है, नए नए तरीके बताएगा कॉलेज, जो आपके स्कूल्स होंगे, जो आपके बोर्ड्स होंगे। ठीक है ना, तो ये जो है आपका परख जो इनिशिएटिव है, ये आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी ना, उसका पार्ट है। एनईपी 2020 का, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये एक पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी ना,
तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसी थोड़ी सी जैसी 10-12 कमेंट आएंगी ना, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो निकाल दूंगा, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। ये 2020 में आई थी, तो मुझे आशा आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई होगा, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है इसके बारे में ज्यादा, या फिर आपको समझना है दोबारा से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको इसके बारे में इसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो ये जो है आपका परख इनिशिएटिव, ये किसका पार्ट है? एनईपी, आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है नई वाली, उसका पार्ट है ये, है ना, जो परख इनिशिएटिव है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपके उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी अपडेट है क्या है? बुक कम लेट्स रन ऑथर्ड बाय तमिलनाडु हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च, ठीक है। तो ये एक बुक है जिसका नाम है कम लेट्स रन, ठीक है। बुक का नाम क्या है? कम लेट्स रन। बुक का नाम है कम लेट्स रन, जिसको लिखा है, किसने लिखा है? जो तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर है ना, उन्होंने इस बुक को लिखा है, उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो बुक अभी लॉन्च हुई है ना, ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लॉन्च हुई है, ठीक है। जो ओरिजिनली ये बुक लिखी गई थी, ये तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। तमिलनाडु में लॉन्च हुई है, तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर ने लिखी है, तो इसको तमिल लैंग्वेज में लॉन्च किया था, ठीक है। तमिल लैंग्वेज को में इसको 2021 में लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और ट्रांसलेट करने के बाद इसको पूरी कंट्री में लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। जो हमारी इंडिया पूरी कंट्री है उसमें इसको लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है जो आपके हेल्थ मिनिस्टर है ना, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? थरू सुब्रमण्यम। कौन? थरू सुब्रमण्यम। जो आपके तमिलनाडु के जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं वो है आपके थरू सुब्रमण्यम, ठीक है। थरू सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम जी जो है थरू सुब्रमण्यम जी जो है, सॉरी बार बार मेरा नाम में दिक्कत आई थी नाम लेने में। थरू सुब्रमण्यम जी जो है, उनका क्या है? वो एक जो है मैराथन्स में दौड़ते हैं, ठीक है। अलग अलग जो मैराथन्स होती है उनमें दौड़ते हैं, बहुत जगहों पे मैराथन्स में दौड़ने के लिए जाते हैं। मैराथन्स क्या होती हैं? ये बहुत लंबी लंबी दौड़े जो होती है ना, यहाँ पे दौड़ा जाता है किसी ना किसी पर्पज के लिए, ऐसी जो दौड़े होती हैं जो बहुत लंबी लंबी चलती है, उनको मैराथन बोलते हैं। तो वहां पे ये दौड़ते हैं, ठीक है। तो इनकी एज काफी है। तो इस बुक में इन्होंने अपना सारा स्ट्रगल बताया है कि कैसे कैसे जो है मुझे अच्छा लगता है दौड़ने में, मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया इतनी उम्र में, क्योंकि इन्होंने जो पहली अपनी दौड़ लगाई थी वो 2014 में लगाई थी, ठीक है। उस टाइम पे इनकी उम्र काफी थी, तो ना उसी से है ना, जो तमिलनाडु में इन्होंने 2014 में पहली दौड़ लगाई थी। इसके बाद ये लगातार दौड़ लगा रहे हैं, अभी भी दौड़ लगाते हैं, जब भी कोई वैसी मैराथन होती है, कोई ऑर्गेनाइज करते ही है। तो इसमें इन्होंने अपना पूरा वो बताया है कि इनको कैसे दौड़ने में मजा आता है, जो मैराथन होती है उनमें कैसे कैसे दौड़ते हैं, जो ये अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग देश में गए, अलग अलग पार्ट में गए वर्ल्ड के में, वहां इन्होंने क्या देखा है क्या नहीं देखा है ना, पूरा अपना एक्सपीरियंस इस बुक के अंदर शेयर किया है। क्या नाम है बुक्स का? कम लेट्स रन, ठीक है। तो ये जो बुक है इसके अंदर इन्होंने सारा एक्सपीरियंस जो है अपना शेयर किया है, ठीक है। तो इस बुक के जरिए तमिलनाडु क्या बताना चाहता है कि ये बुक जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी, ठीक है। इंस्पिरेशन का काम कैसे करेगी? कि आप कभी भी गिव अप मत करिए, आपकी कोई भी उम्र हो, आप किसी भी टाइम पे हो, कुछ भी परेशानी हो, आप लगातार उसके लिए लड़ते रहिए, ठीक है। आप लड़ते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उस परेशानी को ओवरकम कर देंगे, उसको खत्म करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इस बुक के थ्रू ये बताना चाहती है तमिलनाडु गवर्नमेंट सबको, पूरी कंट्री को, हमारी को, ठीक है। तो ये जो बुक है किसने लिखी है? ये बुक लिखी है जो होम मिनिस्टर है आपके सुब्रमण्यम जी, थरू सुब्रमण्यम जी, इन्होंने लिखी है। बुक का नाम है कम लेट्स रन, ठीक है, जो तमिलनाडु में लॉन्च की गई है, ठीक है, पूरी इंडिया के लिए, ठीक है। इसको इस टाइम पे जो लॉन्च किया गया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लॉन्च किया है, इससे पहले इसको तमिल लैंग्वेज में 2021 में लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। और अब जो इसको लॉन्च किया गया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके और लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है आपकी ननीरा बैग्स गोल्डन कालाशा अवार्ड इन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो ये जो आपकी मूवी है ननीरा, इसने गोल्डन कैलाश अवार्ड जीता है, ठीक है। गोल्डन कैलाश अवार्ड जीता है कहां पे? जो अजंता एलोरा आपके फिल्म फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। तो अजंता एलोरा जो केव्स है उनके बारे में आपने सुना होगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है, महाराष्ट्र और औरंगाबाद में पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे ये जो गुफाएं हैं आपकी अजंता एलोरा, वहां पे एक टेम्पल है, आपने सुना होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि वो पूरा जो है एक पूरी पहाड़ी से जो है उसको कार्व करके बनाया गया टेम्पल को कैलाश टेम्पल बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसी के ऊपर इस अवार्ड का नाम है, ठीक है। कैलाश अवार्ड जो है, गोल्डन कैलाश अवार्ड जो है, जो कहाँ पे दिया जाता है? जो आपका अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल होता है वहां पे। ये एक मूवी है जिसका नाम है नानीरा है ना, इस मूवी को ये अवार्ड मिला है।
ये जो मूवी है ये एक राजस्थानी मूवी है, ठीक है। कहाँ की मूवी है ये एक राजस्थानी मूवी है, ठीक है। तो जो नानीरा होता है ना, ननीरा का मतलब क्या होता है, नानीरा का मतलब होता है ग्रैंडफादर्स हाउस, ठीक है। ग्रैंडफादर्स हाउस मतलब ग्रैंडफादर मतलब दादाजी और हाउस मतलब घर, ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी का घर, है ना। तो ननूरा का होता है, ननीरा जो होता है इसका मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर्स हाउस, ठीक है। तो इस बुक में क्या है, एक बच्चा दिखाया गया है जो मतलब इसका मेन कैरेक्टर है, वो जो बच्चा है उसके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंकल होते हैं मतलब उसके चाचा जो होते हैं वो सारे फैसले उसके लेते हैं, जो भी उसकी लाइफ होती है आगे, जैसे भी उसकी लाइफ चलेगी, जो भी कुछ होता है उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे ही करके इसकी कहानी जो है प्रोग्रेस करती है। आपको अगर पूरी कहानी समझनी है तो आप उसको मूवी को जाके देख सकते हैं, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो मूवी है आपकी, मूवी को गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे, जो अजंता एलोरा के जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वहां पे इसको दिया गया है, ये जो अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और जो यही मूवी है ना, इसको एक तो ये कैलाश अवार्ड मिल गया, ठीक है। इसी मूवी को बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टोरी राइटिंग का भी अवार्ड मिला है, ठीक है। ये इसी मूवी को ये सारे अवार्ड मिले हैं, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट स्टोरी टेलिंग, है ना, या स्टोरी राइटिंग मतलब स्क्रीन प्ले बोल दीजिए आप, स्क्रीन प्ले बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा चौथा मतलब एक तो ये हो गया, एक डायरेक्टर हो गया, एक स्क्रीन राइटिंग हो गया, और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी इसको मिला है, ठीक है। ये 4 अवार्ड इसको यहाँ पे मिले, कहाँ पे, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट न्यूज करने से पहले ही मैंने 3 आपको जो नेशनल न्यूज बताई है इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहली मैंने आपको क्या बताई, पहली बताई आपको एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है एक नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, किस नाम से, परख नाम से। फिर मैंने आपको परख की फुल फॉर्म भी बताई थी। परख की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, परख की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये मैंने आपको परख की फुल फॉर्म बताई थी। मैंने आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बताई थी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या बताई थी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। तो इन्होंने ये जो है आपका परख नाम से एक असिस्टेंट रेगुलेटर लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो है आप हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी ना, नई वाली एजुकेशन पॉलिसी, उसका पार्ट है ये, ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जो भी इसने गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो भी बताए थे कि हम ये काम करेंगे, उन सबको इंप्लीमेंट करना चाहती है इसके परख जो आपका इनिशिएटिव है इसके थ्रू, है ना। ये जो रेगुलेटर परख जो आपको इंट्रोड्यूस किया है इसके थ्रू, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका इंडिकेटर है इसमें सारा कुछ जो है, ये जो परख इंडिकेटर है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं, इन सब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे मिलेगी, उनके जो पूरी टीम है वहां भेजा करेगी, उनको बताया करेगी आप कैसे एनालाइज करना है, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, कैसे उनको बिना प्रेशर के सारा को समझाना है, उनको कैसे पढ़ाना है, फिर उनको जब पढ़ाओगे तो एनालाइज कैसे करोगे, उनको इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, ठीक है। इन सब के बारे में बात होगी। फिर एक जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, इसमें एक इनिशिएटिव बोला था कि ये हम लॉन्च करेंगे कि साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम हुआ करेंगे। पहला एग्जाम हुआ करेगा, फिर जो दूसरा एग्जाम होगा वो इंप्रूवमेंट के लिए हुआ करेगा। जैसे मान लीजिए पहले एग्जाम में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आप दूसरे एग्जाम को देके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिसमें आपके ज्यादा नंबर होंगे ना, वो वाला जो है आपका लिया जाएगा, वो वाला जो है मेन आपका रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका परख इनिशिएटिव के अंदर जो है आता है, ठीक है। फिर थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, ननीरा एक मूवी है, ठीक है। इसने गोल्डन कैलाश अवार्ड जीता है, ठीक है। तो कहां पे जीता है गोल्डन कैलाश अवार्ड, इसने जीता है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। जो ये मूवी है ननीरा, ये एक राजस्थानी मूवी है, ठीक है। और ननीरा का मतलब होता है ग्रैंडफादर्स हाउस। फिर मैंने आपको बताया इसका जो कैरेक्टर होता है, उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके जो सारे फैसले होते हैं वो सब उसके चाचा वगैरह ये सब लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये पूरी मूवी है, ठीक है। यही जो मूवी आपकी ननीरा, इसने बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी इसी मूवी ने जीता है। तो 4 अवार्ड जीते हैं टोटल मूवी में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, ये जो 3 है हमारी नेशनल न्यूज है, और बाकी जो 2 है वो हमारी इंटरनेशनल न्यूज होगी, ठीक है। पहली न्यूज क्या है, टफेस्ट एग्जाम इन वर्ल्ड इज गाओकाओ एग्जाम इन चाइना, ठीक है। तो जो चाइना का गाओकाओ एग्जाम है ना, ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना गया है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, एक पूरी लिस्ट, एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ठीक है। एक ग्लोबल एआई बेस्ड कंपनी है ना, ग्लोबल एआई बेस्ड कंपनी है, ठीक है। ग्लोबल एआई बेस्ड कंपनी, तो ग्लोबल मतलब
क्या होता है पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है जिसने ये जो रिपोर्ट जो है पब्लिश किया, ठीक है। इसमें क्या है, इसने निकाला है कि जो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम क्या होता है, सबसे कठिन एग्जाम क्या होता है, फिर उसके करके पूरी पूरी हर एक देश का सबसे कठिन एग्जाम क्या है, दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम क्या है, उसके उन सबकी सारी पूरी लिस्ट बनाई है। तो जो सबसे कठिन एग्जाम बताया गया है वो कौन सा एग्जाम है, गांव का, ठीक है। गांव का जो एग्जाम है आपका चाइना का, इसको दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम बताया गया है। तो ये जो एग्जाम होता है ना, ये किसी जॉब के लिए नहीं होता, ये एग्जाम होता है कि जब बच्चे चाइना में स्कूल पास कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा, गांव का एग्जाम, ठीक है। और इसमें जो उनका रैंक आएगी, जो उनके नंबर आएंगे ना, उसके हिसाब से उनको कॉलेज दिए जाएंगे। जितनी अच्छी रैंक होगी इतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। उसमें आपको सिटी वगैरह में जो भी बड़ी बड़ी सिटी है, कैपिटल है चाइना की, वहां पे आपको ये कॉलेज मिलेगा। जितनी नीचे आपकी रैंक आएगी, जितने कम आपके मार्क्स होंगे, उस हिसाब से आपको कहीं दूर किसी रिमोट एरिया में आपको कॉलेज वगैरह मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको कॉलेज पाना है, मतलब कॉलेज में अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको चाइना में ये एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपको कॉलेज में पढ़ना है, और ये एग्जाम क्लियर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे नंबर से क्लियर करोगे अच्छा मिल जाएगा आपको कॉलेज, बेकार नंबर से करोगे बेकार मिलेगा, है ना। वरना और अगर आपका नंबर नहीं आया, आप ज्यादा ही गंदी परफॉर्मेंस है आपकी, या फिर आप जो है जो कॉलेज मिला है सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर 1 साल रुको और फिर दोबारा इस एग्जाम को दो, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है ये किस लिए होता है, जो कॉलेज में सीट पक्की करनी होती है, जो कॉलेज मिलते हैं उसको, वो इसी बच्चों को वो इसी एग्जाम से मिलता है स्कूल के बाद, ठीक है। ये जो एग्जाम होता है ये 9 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। बीच में ब्रेक्स होते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन 9 घंटे तक ये एग्जाम लगातार चलता है, ठीक है। बहुत सारी फोटोज आपको इस एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगी। आप गूगल पर डालेंगे ना चाइनाज गोकाओ एग्जाम, है ना, तो बहुत सारी फोटोज आपको मिल जाएंगी। बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चे बाकायदा ऑक्सीजन मास्क लगा के बैठे रहते हैं वहां पे। क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि 9 घंटे तक पूरा कंसंट्रेशन देना पड़ता है उनको अपना, ठीक है। बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिलता है उनको, लेकिन 9 घंटे तक ये एग्जाम लगातार चलता है, ठीक है। अब उसमें क्या है, बच्चे ऑक्सीजन मास्क इसके लिए लगाते हैं, वो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन मास्क लगाने से ना हमारी जो ब्रेन है उसको लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है, ठीक है। और उससे क्या है, हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे ऑक्सीजन मास्क लगा के बैठते हैं, ठीक है। बहुत टफ एग्जाम होता है जो चाइना का, मतलब दुनिया का इसको सबसे टफेस्ट एग्जाम बताया गया है। तो टफ ही एग्जाम होगा ये, समझ गए आप। 9 घंटे तक लगातार चल रहा है, इतना लंबा एग्जाम है, तो वैसे ही समझ लीजिए आप, ठीक है। फिर पहले नंबर पे तो ये आ गया गांव का एग्जाम। दूसरे नंबर पे कौन सा एग्जाम लिया गया है, दूसरे नंबर पे लिया गया है IIT JEE। IIT JEE, ये जो IIT JEE है, ये कहाँ का एग्जाम है, आपने इसका तो कई बार नाम सुना होगा IIT JEE का। IIT JEE इंडिया का एग्जाम है, ठीक है। IIT JEE जो है इंडिया का एग्जाम है। अगर आपको कोई IIT कॉलेज चाहिए ना, तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना होता है, ठीक है। इसमें जो रैंक आती है आपको उस हिसाब से अलग अलग कॉलेज मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो एग्जाम है कितने, ये एग्जाम ये 3 घंटे तक एग्जाम चलता है, ठीक है ना। ये 3 घंटे का एग्जाम चलता है IIT JEE का। इसको भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे देते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे इसको कितने लोग देते हैं, 2 मिलियन के आसपास लोग देते हैं हर साल। बच्चे, मतलब लोग क्या, बच्चे देते हैं 2 मिलियन के आसपास, है ना। और पर इसमें जो दिक्कत है क्या है, जो इसका सक्सेस रेट है ना, वो बहुत कम है। कितना सक्सेस रेट इसका, 1% खाली इसका सक्सेस रेट है। तो जो बच्चे पास हो पाते हैं ना, जो रैंक ला पाते हैं, जो कॉलेज ले पाते हैं, इसमें वो 1% बच्चे ले पाते हैं। जब मान लीजिए 2 मिलियन बच्चों ने दिया, 2 मिलियन बच्चों का मतलब 20 लाख बच्चों ने दिया पेपर, है ना। 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से 1% ला पाए, ठीक है। समझ रहे हो, 1% उसमें से बच्चे ला पाएंगे, अपना नंबर उसमें ला पाते हैं। ये इसका एवरेज सक्सेस रेट है, ठीक है। इससे ऊपर कभी, मतलब कभी एक आध बार गया है, वरना गया ही नहीं है। इसके ऊपर, इसके नीचे यहीं तक रहा है, ठीक है। फिर तीसरा सबसे टफेस्ट एग्जाम क्या है, तीसरा टफेस्ट एग्जाम है आपका UPSC CSC, ठीक है। जो आपका UPSC के द्वारा एग्जाम किया जाता है, वो IAS IPS और IFS वाला जो एग्जाम होता है, ठीक है, UPSC के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। वो वाला जो एग्जाम होता है, ये जो आपका एग्जाम होता है आपका UPSC वाला जो होता है, CSC UPSC CSC IPS IAS वाला जो एग्जाम होता है, उस वाले एग्जाम को तीसरे नंबर पे रखा गया है, ठीक है। ऐसा इसको तीसरे नंबर पे क्यों रखा गया है, क्योंकि जो इसका सक्सेस रेट है ना, वो और भी कम है। इसका सक्सेस रेट क्या है, इसका सक्सेस रेट है 0.01%। कैसे, इसको कम से कम 10 से 12 मिलियन बच्चे देते हैं हर बार, ठीक है। 10 से 12 मिलियन बच्चे देते हैं, समझ रहे हो आप। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ बच्चे, है ना। तो इतने सारे बच्चे इसका एग्जाम को देते हैं हर बार, ठीक है ना। और जो सेलेक्ट होते हैं वो कुछ ही हो पाते हैं। अरे 1000 तो सीट ही होती है इसमें, समझिए आप। तो 1000 सीट होंगी, तो 1000 सीट होंगी तो कुछ बच्चों को, जो 1000 सीट है वहीं तक मिलेगा बच्चों को जो रैंक मिलती है ना। 1000 सीट होती है, 1000 से कम कम भी होती है, ठीक है। जैसे पिछली बार 900 कुछ ही सीट थी, 960 के आसपास थी। तो जब सीट इतनी कम होती है, तो बच्चे भी इतने सेलेक्ट होंगे, एग्जाम दे रहे हैं इतने सारे बच्चे, सेलेक्ट इतने से हो रहे हैं, तो सक्सेस रेट तो अपने आप ही नीचे होगा।
ठीक है, इसलिए इसको सबसे टफेस्ट एग्जाम मानते हैं। दूसरा इसमें क्या परेशानी है, इसमें ये एग्जाम लंबा भी बहुत है। लंबा कैसे है, पहले ये 3 तो फेज ही होते हैं इसके। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो आपका प्रीलिम्स है उसमें 2 एग्जाम होते हैं पहले। ठीक है, फिर जो आपका मेंस होता है उसमें आपके जो है 8 से 9 एग्जाम उसमें होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, पर इसमें ये जो एग्जाम है और ये जो पहले 2 एग्जाम है गाँव का और जो IIT जेईई, इनमें एक फर्क होता है। क्या फर्क है कि जो गाँव का एग्जाम है इसमें मैथ्स जो है वो होनी ही चाहिए आपके पास। ठीक है, मैथ्स आपके पास होगी होगी। चाइना का ये रूल है कि आपको गाँव का एग्जाम देना है, चाहे आप आर्ट साइड से आपने कॉलेज किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, चाहे साइंस से किया हो, चाहे किसी से भी किया हो। ठीक है, आपको जो है मैथ इसमें आएगी आएगी, मैथ आपको पढ़नी है अगर ये एग्जाम आपको क्लियर करना है। ठीक है, और यही जो है IIT जेईई के साथ भी, इसमें भी मैथ आती है। ठीक है, इंजीनियरिंग का एग्जाम है तो इसमें तो मैथ आती है। ठीक है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है। ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, और उसके बाद आपकी वो भी मैथ भी आती है। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम है यूपीएससी CSC वाला, इसमें जो है मैथ कंपलसरी नहीं होती है, डिपेंड करता है आपने क्या सब्जेक्ट लिए। ठीक है, उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, और जो अगर आपने ऑप्शनल मैथ लिया है तो आपको मैथ का पेपर देना है, आपने कोई और ऑप्शनल दिया है तो उसके हिसाब से पेपर देना होता है। जो आपका मेंस होता है इसमें, उसमें होता है ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। ठीक है, और इसमें मैथ जो है एक पेपर में आती है। ठीक है, जो प्रीलिम्स में 2 पेपर मैंने बताया ना आपको, प्रीलिम्स में 2 होते हैं, एक तो आपका जीएस वाला होता है, जनरल नॉलेज वाला। दूसरा जो पेपर होता है जीएस वाला, जनरल साइंस वाला। और जो दूसरा पेपर होता है आपका वो होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो होता है आपका सीसेट का। उस सीसेट में क्या है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ऐसे सब कुछ सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है ना, तो उसमें मैथ्स आती है लेकिन बहुत छोटे लेवल की आती है, बहुत ऊपर लेवल की नहीं आती है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। और दूसरा उस पेपर की एक और खासियत है कि वो खाली क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपको 33% तक नंबर लाने होते हैं उसमें खाली। ठीक है, तो ना तो आपको बहुत ज्यादा उसकी मतलब कट ऑफ की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने 33% जितने भी बैठेंगे उसके हिसाब से उसके ऊपर से उसके ऊपर नंबर ले लिए तो आपका वो पेपर क्लियर है। फिर जो आपका जो दूसरा पेपर हुआ प्रीलिम्स में जीएस वाला, उसमें लगती है कट ऑफ। उस वाले में जो आपका सीसेट वाला है वो तो खाली आपका वो होता है, वो तो आपका खाली क्वालिफाइंग बेस होता है एग्जाम। ठीक है, तो ये जो है दुनिया के 33 जो है सबसे टफेस्ट एग्जाम मैंने आपको बता दिए। तो आप गौर से देखेंगे तीनों जो एग्जाम है ये एशिया से ही है, ये चाइना से और बाकी 2 इंडिया से। ठीक है, अभी तक कोई वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जाम नहीं आया। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज भले कितनी ऊपर हो, लेकिन अभी कोई एग्जाम नहीं आया वेस्टर्न कंट्रीज का जो आता हो ऊपर इनसे। फिर उसके बाद चौथा एग्जाम आएगा एक वेस्टर्न कंट्री का, चौथा एग्जाम यूके का एक एग्जाम है। यूके जो कंट्री है उसमें एक एग्जाम होता है मेंसा, मेंसा MENSA। ये जो एग्जाम होता है ये किस लिए होता है, ये एग्जाम यूके में स्टार्ट हुआ था। ये आपने सुना होगा कि उस बच्चे की जो है IQ इतना अच्छा है, उसने ये IQ है ना, एक बच्ची है केरला की, उसने जो है 21 साल की है वो, लेकिन उसने आइंस्टीन का जो है IQ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसे करके होता है ना। तो ये जो एग्जाम होता है ना, ये IQ टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये यूएस से शुरू हुआ था, यूके से शुरू हुआ था, अब तो ये कहीं भी हो जाता है, इंडिया में भी हो जाता है ना, हर जगह हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये शुरू कहां से हुआ था, यूके से हुआ था। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसको क्लियर करके आपको कहीं पे कुछ जॉब वगैरह मिल रही है, कहीं पढ़ने के लिए मिल रहा है, जैसे इनमें मिल रहा है कि अगर आपने ये गांव का एग्जाम क्लियर कर दिया तो कॉलेज मिलेगा आपको, IIT जेईई कर दिया तो ये भी इंजीनियरिंग कॉलेज क्लियर होगा, UPCSC कर दिया तो आपको IPS IAS ये सब पोस्ट मिलती है। ठीक है, जो भी उसमें पोस्ट होती है 13-14। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको बस एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपकी जो IQ है ये है, आप कल को कहीं जॉब वगैरह लेने जा रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, तो आप उसका यूज कर सकते हो सर्टिफिकेट का कि देखिए सर मैंने एग्जाम दिया था, मेरा IQ ऐसा अच्छा है, तो उससे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इससे कुछ क्लियर नहीं होता है, कोई पोस्ट वगैरह या कॉलेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो 4 मैंने आपको एग्जाम बताए हैं दुनिया के टॉप 4 सबसे टफेस्ट एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ये एग्जाम जो है किसने किसने कंडक्ट कराया है, ग्लोबल AI बेस्ड कंपनी है जिसने ये एग्जाम, जो ये आपका पूरी लिस्ट है इसको जो है पब्लिश किया है, इसके ऊपर रिसर्च करी है, इसके उसको फिर पूरी लिस्ट को इसने पब्लिश किया है। कौन कौन से एग्जाम, पहले नंबर पे गांव एग्जाम जो चाइना का है, दूसरे नंबर पे IIT जेईई एग्जाम जो आपका इंडिया का है, जो इंजीनियरिंग IIT के कॉलेज से आपको उसके लिए देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका UPSC CSC जो IPS IAS वाला एग्जाम होता है वो वाला आता है। फिर चौथे नंबर पे मीन्स का जो एग्जाम होता है IQ के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये यूके बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काव है चाइना बेस्ड, IIT और UPSC CSC इंडिया बेस्ड है ना, और चौथे नंबर पे मांस का ये यूके बेस्ड। ठीक है, ये कहाँ का है आपका, यूके का एग्जाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, आज की लास्ट न्यूज पे चलते हैं। लास्ट न्यूज क्या है आपकी, पाकिस्तान PM मतलब प्राइम मिनिस्टर सेड दे लर्न देयर लेसन आफ्टर लॉस 3 वॉर्स अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके शहबाज शरीफ। इस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे शहबाज शरीफ। उन्होंने क्या है
उन्होंने माना है ना, उन्होंने माना है एक इंटरव्यू के दौरान। ये जो है आपके आपके जो शहबाज शरीफ हैं, मतलब हमारे क्या है प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है, ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है, हमारे तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं आपके शहबाज शरीफ, ये जो है यूएई गए थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो एक कंट्री है, ठीक है, वहां पे ये गए थे। वहां पे क्यों गए थे? वही पाकिस्तान क्यों जा रहा है आजकल सब कंट्रीज में, मैंने आपको पहले भी बताया, एक ही चीज के लिए जा रहा है, बस पैसे दो, पैसे चाहिए, पैसे, उसी पैसे के लिए जा रहा है ना। पैसे खुद के पास है नहीं, तो बस कंट्रीज के पास जा रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, वही जो दे रहा है दे दो, हम आपकी बात मानेंगे, आपको कुछ करवाना है भीख दे दो हमको। तो बस वही वाला काम चल रहा है चाइना का, कि भीख दे दो। यूएई के पास जाकर हाथ फैला दिया इनके प्रधानमंत्री ने, भीख दे दो भाई, भीख दे दो, है ना। तो ये भीख लेने गए थे वहां पे, कहाँ गए थे भीख लेने? पैसे लेने गए थे, लोन लेने गए थे आपके यूएई में, है ना। तो यूएई जो है आपका, यहाँ पे भीख लेने गए, पैसे लेने गए, तो वहां पे इनका एक इंटरव्यू हुआ, ठीक है। उस इंटरव्यू में इनसे पूछा, इनसे बात चल रही थी जब सारा कुछ हो रहा था, फिर इनसे एक सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला इंटरव्यू के दौरान कि हम जो है इंडिया से 3 बार युद्ध कर चुके हैं, है ना। हालांकि सही में तो 5 बार युद्ध हुआ है, पर चलिए इन्होंने 3 बार बोला, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना, तो ये बोल 3 बार रहे हैं उसमें, लेकिन हाथ ऐसे बार बार 5 बार कर रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो को देखिएगा, ठीक है। मैं अपने जो शॉर्ट्स होते हैं ना अपने चैनल पे, अपने पे शॉर्ट्स में उस वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को जब मैं शॉर्ट्स में डालूंगा तो आप देखिएगा, जब वो बोलेंगे ना हम जो है इंडिया से 3 बार लड़ चुके हैं, ठीक है। हर बार ऐसे करते हैं, 3 बार लड़ चुके हैं, 3 बार, है ना। इसका मतलब क्या है? 5 बार लड़ चुके हैं। सही में देखेंगे तो 5 ही बार इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, चाहे छोटा, कुछ छोटे लेवल पे, कुछ बड़े लेवल पे, लेकिन हुआ 5 ही बार है, ठीक है। तो जो इन्होंने जो बोला, पहले इसकी बात करते हैं, फिर बताता हूं आपको 5 कौन कौन से युद्ध थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हम इंडिया से 3 बार लड़ चुके हैं युद्ध, है ना, और कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। कोई फायदा नहीं होता, मतलब इन्होंने डायरेक्टली ये तो नहीं बोला हम हार गए, हमको नुकसान हो रहा है इसलिए, है ना। बस इन्होंने क्या बोला कि उससे कोई फायदा नहीं होता, है ना। हमारे यहाँ पे भी गरीबी बढ़ रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, खाने की कमी हो रही है, ठीक है। जब इंडिया से रिलेशन खराब हो रहे हैं, जैसे सब कुछ इन्होंने बोल के वो बात जो है, डायरेक्टली तो इन्होंने बोला नहीं कि हम हार गए इसलिए हमको परेशानी, इनडायरेक्टली बोल दिया। मतलब क्यों इनडायरेक्टली कैसे बोला इन्होंने? जैसे इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ गरीबी बहुत हो गई, हमारे जो है खाने को नहीं हो पाता, लोगों को ये परेशानी है, वो परेशानी है, ठीक है। अब जैसे ये सब बोल रहे थे ना, जो आगे से जो आपके एंकर बैठी हुई थी, है ना, जो जो इनसे सवाल पूछ रही थी इंटरव्यू में, वो बार बार कह रही थी ऐसा तो दोनों कंट्री में हुआ है ना, ऐसा तो दोनों कंट्री में हुआ है ना। लेकिन जो आपके प्रधान ये हैं आपके, फिर मैंने आपके बोल दिया, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये जो है उसकी बात को काट के बार बार बोल रहे थे, नहीं हमारे यहाँ, नहीं हमारे यहाँ हुआ है, नहीं हमारे यहाँ हुआ है। क्यों? क्योंकि परेशानी, क्योंकि ये तीनों लड़ाई के हारे थे, ठीक है। नुकसान कुछ इंडिया, भारत को भी हुए हैं, इंडिया को भी हुए हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ये उस बात को बता रहे थे, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं इनसे इनको इतना नुकसान हुआ है? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की आर्मी की बात करें, है ना, पाकिस्तान का चाहे कितना भी जीडीपी नीचे गिरी हुई हो, कितना भी कुछ बजट नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, लोगों के लिए कुछ बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन पिछली बारी 2022 में ही जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, उसका बजट 11% बढ़ा था, है ना। आपके पास पैसे है नहीं कुछ भी करने के लिए, खाने के लिए नहीं है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, जॉब नहीं है लोगों के पास, कोई कंपनी आपके यहाँ नहीं आ रही है ना, कुछ नहीं है आपके यहाँ, किसान जो है कुछ उगा पा रहे हैं आपकी बेवकूफियों की वजह से, ठीक है। बाढ़ आपके यहाँ आ जा रही है क्योंकि आज तक आपने कोई बांध अच्छा नहीं बनाया, ठीक है, ठीक से नहीं बनाया। लेकिन आपकी जो आर्मी है उसको, उसके पैसे बढ़ाने के लिए आपके पास पैसे आ रहे हैं। अब 11% समझ रहे हो, 11% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। किसी भी पैसे जो भी इनका पहले डिफेंस बजट होगा उसमें इन्होंने 11% और बढ़ा दिया था पिछली बार, और 11% बहुत बड़ा बजट होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इनकी जो आर्मी है ना, उसको तो पैसे दे ही रहे हैं लगातार, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि आर्मी को पैसे दे रहे हैं? जो पाकिस्तान है ना, उसमें जो प्रधानमंत्री है, जो भी गवर्नमेंट होती है, उसका कुछ नहीं चलता है, जो भी चलता है पाकिस्तान का चलता है। आप किसी पाकिस्तान के मुंह, आदमी के मुंह से सुनोगे ना, ठीक है, कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखोगे तो वहां पे सुनोगे, या फिर कहीं पे भी सुनोगे, तो उसमें वो क्या बोलते हैं? स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट उससे क्या बोलना चाहते हैं वो? स्टैब्लिशमेंट से उनका मतलब होता है उनकी आर्मी जो होती है, तो उनकी आर्मी का राज चलता है पाकिस्तान में। आर्मी जो है जब चाहे सरकार बदल सकती है, जब चाहे अपने, अब जिस सरकार को चाहती है, जिसको प्रधानमंत्री बनना चाहती है, वो बना देती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो इमरान खान है उनको हटा दिया गया, है ना। उन्होंने बार बार बोला कि जी ये यूएसए की जो साजिश है, आर्मी मिली हुई है, ऐसा सब कुछ है। हालांकि दिखाया सबको ऐसे ही गया, ठीक है, कि नहीं जी ये पूरा पूरा जो कार्यक्रम है उसके द्वारा हो रहा है, पार्लियामेंट के द्वारा हो रहा है, वो सीट हार गए और ऐसे करके। लेकिन किया जो डायरेक्टली किया किसने? क्योंकि वो आर्मी के ऊपर बोलने लगे थे, इसलिए वो हटे वहां से, ठीक है। इसलिए तो उनके जो एमपी थे, जो उनके मेंबर पार्लियामेंट थे, जो उनके साथ थे पहले, वो उनको छोड़ के चले गए क्योंकि वो आर्मी के खिलाफ बोलने लगे। और जब आर्मी के खिलाफ बोलने लगे तो बस आर्मी का आगे घुसा और हटा दिया उनको, ठीक है। तो जो भी चलता है ना, जो पाकिस्तान में जिसकी चलती है, किसकी चलती है? आर्मी की चलती है, ठीक है। अब कल को
आर्मी ये कह दे कि जी अब हम इंडिया से लड़ेंगे नहीं, हम इंडिया से जो है बहुत सारा नुकसान झेल चुके हैं, ऐसा करके कह देगी, तो क्या होगा? तो दिक्कत क्या होगी, इनके लोगों को विश्वास उठ जाएगा आर्मी से, है ना। अभी तो लोग आर्मी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ फैला रखा है कि हम जो है सारी जो लड़ाई हुई है सब जीते हैं, हम ही सबसे ताकतवर आर्मी है, ऐसे करके अभी तो फैला रखा है अपने देश में। पर कल को अगर ये कह देंगे कि अब हमको लड़ना नहीं है, तो फिर क्या होगा, इनके लोगों का विश्वास टूट जाएगा आर्मी पे से, और उसमें दिक्कत है आर्मी को। तो इस वजह से क्या है, जो मैं बताना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा था कि आर्मी की जो है इनके यहाँ चलती है ना, और इस वजह से जो है आर्मी ने नहीं, जो इनके प्रधानमंत्री इन्होंने कहा कि हम जो है सबक सीख चुके हैं। तो जैसे ही इन्होंने कहा सबक सीख चुके हैं, ठीक है, इन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया और ये अपने देश में आ गए वापस लौट के यूएई से। जैसे ये देश में आए ना, तुरंत जो है इनका जो ट्विटर अकाउंट होता है ना पीएमओ का, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, वहां से फिर लगातार ट्वीट आने लगे कि जी ये ऐसा नहीं कहना चाहते थे कि हम इंडिया से हार गए हैं या हम थक गए हैं या हमें नुकसान हुआ है, बस कहना चाहते थे कि हम जो है अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं इंडिया के साथ, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने जो आर्मी की तरफ से हुई हो या इनकी तरफ से हुई हो, आर्मी की तरफ से प्रेशर ही आया होगा ना, वरना जो इन्होंने बात कही थी यहाँ पे इंटरव्यू में वही ये सोचते होंगे, लेकिन इन्होंने वहां जाकर अपने सेंटेंस बदलने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आर्मी से प्रेशर आया होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इन्होंने अपने सेंटेंस बदलने शुरू कर दिए। देखिए, कोई आदमी होता है ना, जो समझदार आदमी होता है, उसको एक ही धक्का काफी होता है कुछ भी समझने के लिए, ठीक है। और जो ना समझ है उसको कितने भी धक्के लग जाए वो नहीं समझ सकता कभी भी, ठीक है। तो पाकिस्तान एक नासमझ आदमी की तरह है, ठीक है। ये 3-5 बार हार चुका है। अगर मैं आपको बताऊं 5 वॉर कौन कौन सी, अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी 5 वॉर है ना। चलो 5 तो हमारी तरफ से है, इनकी तरफ से खुद भी तो 3 वॉर है जिनमें हार चुके हैं, है ना। जो मेन 3 वॉर है उसमें खुद भी हार चुके हैं, फिर भी इनको कोई सबक नहीं आता, है ना। फिर भी इनके आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि जी हम जो है उनसे नहीं जीत पा रहे हैं, तो हम जो है अपनी देश की जो समृद्धि है, जो उसकी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर ध्यान दें, है ना। नहीं, लोगों के लिए खाना नहीं है, लेकिन आर्मी को पैसे पे पैसे चाहिए, ठीक है। अब ये पैसा ऐसा भी नहीं है, पाकिस्तान को अगर करप्शन इंडेक्स में देखोगे तो बहुत नीचे आता है ना। बहुत ज्यादा करप्शन होता है इंडेक्स में। इंडिया भी थोड़ा नीचे आता है, 80 के आसपास आता है इंडिया बाकी कंट्रीज में, लेकिन इंडिया की रैंक पाकिस्तान के मुकाबले बहुत अच्छी है। पाकिस्तान तो 100 में जाके आता है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए जैसे पैसा बढ़ गया, 11% मिलिट्री डिफेंस बजट बढ़ गया, है ना। तो इसमें से कुछ पैसा तो लग जाएगा वहां जाके डिफेंस बजट में, लेकिन बाकी जो पैसा है इनके जो जनरल वगैरह होते हैं ना, ये सभी रख लेते हैं अपने पास, ठीक है ना। इनके पास इतना पैसा होता है इनके जनरल वगैरह के पास कि आप सोच नहीं सकते। अगर इंडिया के जनरल वगैरह से कंपेयर करो ना, हमारी जो इकोनॉमी है वो इनसे ऊपर है, हमारी जनरल वगैरह की सैलरी भी इनसे ऊपर है, फिर भी हमारे जनरल के पास इतना पैसा नहीं होता जितना इनके पास होता है। कहां से आता है? करप्शन के द्वारा आता है पैसा। ये पैसा जो डिफेंस बजट के लिए दिया जाता है, इस पैसे को खा लेते हैं लोग, ठीक है, और उसको खा के अपने पास रख लेते हैं, है ना। और जब अपने पास रख लेते हैं तो उसी को करप्शन तो कहते हैं। जब आप जो जिस काम के लिए पैसा है उसके लिए यूज ना करके अपने पास रख लो, उसे अपनी जेब में रखे और ये पैसा खत्म कर देते हैं। अब जब ऐसा कुछ करके इनके पास तो खूब पैसा हो जाता है, लेकिन ना देश के किसी काम आता, ना किसी आदमी की, देश के किसी नागरिक के कुछ काम आता, ठीक है। तो जो यहाँ पे आर्मी है, उन्होंने तुरंत से, जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम जो है सबक सीख चुके हैं तीन लड़ाई में लड़के, तुरंत से जो है इनकी आर्मी ने वो ट्वीट करना शुरू कर दिया कि ये नहीं कहना चाहते थे, ये कहना चाहते थे, ठीक है, ये कहना चाहते थे कि हम जो है बस रिश्ते सुधारना चाहते हैं, क्योंकि हमको रिश्ते अभी सुधारने हैं इंडिया से, है ना। ये बस कहना चाहते हैं कि हमको बस रिश्ते सुधारने हैं इंडिया से, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है हार मान गए, हमको सबक सीख गए, ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने, ठीक है। ये कह के इन्होंने शुरू किया, मतलब ये कह दिया इनकी आर्मी ने, जब इन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि हम जो है 3 लड़ाई जो हुई है हमारी इंडिया के साथ, उनमें हम अपना सबक सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान कौन कौन सी 5 लड़ाई लड़े हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये किन 3 लड़ाई की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा 5 लड़ाई वैसे कौन सी लड़ी है हमने, ठीक है। चलिए यहाँ बता देता हूँ आपको। तो जो पहली लड़ाई हमने लड़ी थी 1948 में, ठीक है, 1947-48 में लड़ी। जैसे ही देश आजाद हुआ था तुरंत से हमने पहली लड़ाई लड़ी थी। 47 में देश आजाद हुआ है और 47-48 में हमने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? कश्मीर वॉर बोलते हैं इसको, कश्मीर वॉर फर्स्ट, है ना, कश्मीर वॉर फर्स्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? ऐसा इसलिए बोलते हैं इसमें क्योंकि जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे ना उस टाइम पे, मोहम्मद अली जिन्ना ने तो पाकिस्तान को अलग बनवाया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इनको कश्मीर मिल नहीं रहा था, है ना, जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरी सिंह, उन्होंने बोल दिया हम तो एक अलग देश रहेंगे कश्मीर, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर है पूरा एक अलग देश रहेगा। जब हरी सिंह ने बोल दिया तो जो जिन्ना थे, है ना, इन्होंने क्या किया, आर्मी भेज दी, है ना, जम्मू एंड कश्मीर पे, और आर्मी ने वहां पे हमला करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया उसके बाद तो राजा हरी सिंह जो है भारत के पास आके उन्होंने जो है कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया, उस पेपर पे साइन कर दिए, जो डॉक्यूमेंट था उस पर साइन कर दिए। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी गई और जो कश्मीर का हिस्सा है उसको बचाया, कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ जा पाया, ठीक है। उसको भी हमारी इंडियन आर्मी ले लेती, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो यूएन के पास चले गए थे, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के पास, और उसने वहां पे
सीज फायर करवा दी थी। और देखिए उनका जाना भी सही था प्रधानमंत्री का, क्योंकि अभी नया नया देश बना है, आप अभी अभी 1 साल पहले बने हो, आप लड़ोगे है ना दूसरी किसी कंट्री से, अपने पड़ोसी से लड़ रहे हो जो अभी नई कंट्री, वो भी नई कंट्री बनी है, हम तो आजाद अभी हुए हैं लेकिन वो नई कंट्री बनी है, उससे आप लड़ रहे हो अभी स्टार्टिंग में, भले उसने शुरू की लड़ाई लेकिन आपका उससे नाम खराब होता है, इसलिए वो वहां गए थे यूएन के पास। उनको था कि जैसे यूएन के पास जाएंगे यूएन सीज फायर कराएगा और पाकिस्तान के आर्मी को हटा के और हम डॉक्यूमेंट दिखा देंगे राजा हरि सिंह ने हमारे नाम कर दिया कश्मीर, तो ये हमको मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कभी आर्मी दूर ही नहीं लेके गई, पीछे नहीं लेके गई। अगर आप कश्मीर जो यूएन की जो सीज फायर हुई थी ना यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की, उसके अगर डॉक्यूमेंट देखोगे ना, आप गूगल पे निकाल के देखोगे तो उसमें क्या लिखा है, पहला पॉइंट उसमें यही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने, कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी पीछे हटानी होगी। जब पाकिस्तान अपनी आर्मी पीछे हटाएगा उसके बाद रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम मतलब लोगों से पूछा जाएगा इनको कहां जाना है, इनको अलग रहना है या हिंदुस्तान के पास आना है, पाकिस्तान के पास जाना है, उनसे फिर पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान आज तक अपनी आर्मी पीछे नहीं लेके गया, तो जब पहला ही पॉइंट पूरा नहीं हो पा रहा तो बाकी कैसे होंगे। भले ही पाकिस्तान कितना ही कह दे कि यूएन जो कहता है उसके हिसाब से हो जो कश्मीर का फैसला है, लेकिन यूएन तो ये कहता है आप अपनी आर्मी पीछे लेके जाओ, लेकिन वो लेके नहीं जाते अपनी आर्मी पीछे। ठीक है, कश्मीर से बाहर निकालो, जब वो लेके ही नहीं जाते तो फिर इस वजह से अभी तक कोई कश्मीर का बहुत फैसला नहीं हो पाया। ठीक है, तो पहली लड़ाई तो आपकी कश्मीर वॉर हुई थी, पहली वाली, जिसमें हमारा जो पीओ के जिस हिस्से को बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जो है वो है पाकिस्तान के पास चला गया था। ठीक है, फिर दूसरी लड़ाई हमारी कब हुई, इसको बोलते हैं कश्मीर वॉर सेकंड। ठीक है, ये 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में कश्मीर वॉर सेकंड, जिस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। कश्मीर वॉर सेकंड, ठीक है, 1965 में हुई थी, इसको भी इंडिया जीता था। ठीक है, इसमें तो बताया जाता है ना, और आप पढ़ भी सकते हो गूगल वगैरह पे, कि इंडियन आर्मी जो है वो लाहौर तक पहुंच गई थी, है ना। वहां पे आज भी हमारे टैंक मिलते हैं इंडियन आर्मी के। ठीक है, जब लाहौर तक, जब पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश करी, है ना, जो पीओके उनके पास चला गया था, तो वहां से इस टाइम जो हमारे पास कश्मीर है उसमें उन्होंने घुसने की कोशिश करी। जो हमारा कश्मीर है हमारे पास क्या, जो हमारा कश्मीर है उसमें उन्होंने घुसने की कोशिश करी, वो भी हमारा ही है पीओके वाला भी, लेकिन अभी उनके पास है ना, लेंगे उसको भी बहुत जल्दी, देखिएगा। तो जब वहां से घुसने की कोशिश करी, ठीक है, तो हमारी जो आर्मी थी उन्होंने जो है, पाकिस्तान ने अपनी सारी आर्मी उधर कश्मीर पे छोड़ दी, है ना। तो हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, जो आर्मी चीफ थे और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने मीटिंग करके बोला पाकिस्तान ने जब अपनी सारी आर्मी ऊपर भेज दी है, ये कश्मीर पर आना चाहते हैं, हम एक काम करते हैं लाहौर में अपनी आर्मी घुसा देते हैं और हम लाहौर कब्जा लेंगे, है ना। बाद में जब छुड़वाने की बात आएगी तो अगर आप तुमको लाहौर चाहिए तो हमको हमारा कश्मीर वापस करो, ऐसे बात करेंगे। ठीक है, और उस टाइम पे चाहते ना तो ये पीओके वाला हिस्सा ये भी मांग सकते थे, लेकिन मांगा नहीं उस टाइम पे, लोगों ने कुछ हुआ होगा जिस वजह से नहीं मांगा। ठीक है, तो इंडियन आर्मी जो है वो पूरी की पूरी लाहौर तक पहुंच गई। ठीक है, इनको बीच में कोई रोकने वाला नहीं मिला, कोई भी नहीं रोकने वाला मिला, क्योंकि पूरी आर्मी इनके ऊपर कश्मीर पे लग रही थी। और जब लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया इंडियन आर्मी तो इनको पीछे हटना पड़ा। ठीक है, उसके बाद ताशगंद समझौता हुआ था ना, जिसमें शांति समझौता ताशगंद में हुआ था, जो ताशगंद उज्बेकिस्तान की आज राजधानी, उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी ताशगंद। ठीक है, ताशगंद समझौता हुआ था इसके बाद, जिसमें ये फैसले हुए थे। ठीक है, जो शांति समझौता हुआ, उसके बाद तीसरी कौन सी हुई, जो सबसे बड़ी लड़ाई है, डैडी ऑफ ऑल वॉर्स। ठीक है, सबसे बड़ी लड़ाई जिसको बोलेंगे। ठीक है, क्या नाम है उसका, 1971 जो वॉर हुई थी। ठीक है, इसको कई नामों से जाना जाता है ना। एक नाम है इसका पाकिस्तान, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश की आजादी के लिए। इसी लड़ाई के बाद जो है बांग्लादेश बना था। ठीक है, उससे पहले बांग्लादेश नाम की कोई देश नहीं हुआ करता था, पहले जो है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे पाकिस्तान की, जो वेस्ट पाकिस्तान वाले जो, वो सोचते थे, वो क्या समझते थे कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो इस टाइम पे पाकिस्तान है, वो वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनसे सुपीरियर है, उनसे ऊपर है। ठीक है, वो लोग जो है नीचे वाले लोग हैं और हम जो है ऊपर वाले लोग हैं, वो लोग ये सोचते थे। ठीक है, तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे उन पर वो बहुत ज्यादा हमला करते थे। देखिए, अगर मैं आपको मैप में बताऊं, ये मैप है मेरे हाथ में, यहां जहां पाकिस्तान लिख रहा है ना, ये जो हिस्सा है ये तो आपका वेस्ट पाकिस्तान था, और यहाँ जो बांग्लादेश वाला हिस्सा जहां बांग्लादेश लिख रहा है ये आपका ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, ये वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान है, और ये जो है बांग्लादेश वाला ये आपका ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ के लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते थे ये लोग, उनको मारने की कोशिश करते, उनको मारते थे, मारने की कोशिश उनको मारते थे, उनकी महिलाओं का बलात्कार करते थे, उनको बहुत सारे बच्चों को मार देते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये उनके ऊपर जब बहुत ज्यादा अत्याचार शुरू हो गए तो उन्होंने धीरे धीरे करके भारत में घुसना शुरू कर दिया, और जब वो भारत में घुसने लगे बॉर्डर के थ्रू इलीगली, तो फिर इंडियन आर्मी को फैसला मतलब युद्ध करके पाकिस्तान को वहां से हटाना पड़ा। ठीक है, तो 1971 की जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हार मिली। ठीक है, 93,000
93,000 सोल्जर ने सरेंडर किया था, पाकिस्तान के ने सरेंडर किया था, ठीक है, 93,000 सोल्जर्स ने, ठीक है। इस टाइम पे भी मौका था इंडियन आर्मी के पास, जब इतने सारे जो सोल्जर है वो सरेंडर कर रहे हैं, तो आप जो पीओके वाला हिस्सा वो भी ले लो। पर इंडियन आर्मी ने उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बोला कि इस टाइम पे हमको कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कब्जा लेंगे जाके पीओके को, फिर हमको यूएन को जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों कब्जा रहे हो। जैसे हमने बोला है कि पाकिस्तान की आर्मी पीछे हटेगी, फिर रेफरेंडम होगा, जैसे वहां के लोग चाहेंगे ऐसा होगा, पर अगर हम उसको कब्जा लेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर हम और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा अगर हम भी उसको कब्जाने की कोशिश करेंगे। ये सोच के हमारी जो देश की उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जाने का जो फैसला है वो छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, उसके बाद आपकी चौथी लड़ाई हुई, कौन सी लड़ाई हुई, साइचीन वाली लड़ाई हुई। साइचीन क्या है, साइचीन जो है ग्लेशियर है। मैंने आपको साइचीन के बारे में अपनी करंट अफेयर की वीडियो में भी थोड़े दिन पहले भी समझाया था, पूरा साइचीन में जो वॉर हुई थी उसके बारे में समझाया था, ठीक है। साइचीन जो है, अगर मैं आपको भारत का नक्शा दिखाऊं, मैप दिखाऊं, तो ये भारत का मैप है ना, ये आपका ऊपर कश्मीर है, ठीक है। मैं इसमें ड्रॉ करके बता देता हूं साइचीन कहां है। देखिए, ये जो मैंने आपका रेड मार्कर से मार्क किया हुआ है ना, यहाँ पे साइचीन है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये मैप छोटा है इस वजह से, और ये मैप छोटा है और मार्कर थोड़ा मोटा है मेरे पास जो लगा हुआ है, इसकी जो निबे थोड़ी मोटी है, इसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा एरिया में फैल गया है। लेकिन जो यहीं पे है साइचीन ग्लेशियर है ना, आप चाहे गूगल करके देखेंगे ना तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि साइचीन ग्लेशियर कहाँ है। गूगल पे डाल के देखिए साइचीन ग्लेशियर कहाँ है, आपको सीधे मिल जाएगा साइचीन ग्लेशियर कहाँ है। तो इसके ऊपर एक लड़ाई हुई थी, इसको दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, यहाँ पे आजकल इंडियन आर्मी जो अब जो है, इस पे इंडियन आर्मी का कब्जा, इंडियन आर्मी के सोल्जर यहाँ पे रहते हैं। ये दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, ठीक है, और सबसे ऊंचा बैटलफील्ड माना जाता है, ठीक है। कौन सा, साइचीन ग्लेशियर। फिर उसके बाद पांचवी लड़ाई कौन सी हुई, पांचवी लड़ाई हुई थी आपकी, पांचवी लड़ाई आपकी हुई थी जो कारगिल वॉर हुई थी, ठीक है। पांचवी लड़ाई जो 1999 में कारगिल वॉर हुई थी ना, कारगिल वॉर कब हुई थी, 1999 में हुई थी कारगिल वॉर, ठीक है। तो जो कारगिल वॉर है उस वो जो हुई थी उसको पांचवी लड़ाई बोलते हैं। इस कारगिल वॉर में क्या हुआ था कि क्या होता है कि जो कारगिल वाला इलाका है ना, कारगिल वाला इलाका कहाँ है, तो कारगिल वाला इलाका वो है जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल खिंची हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल कौन सी लाइन है, जब पाकिस्तान ने पीओके को कब्जा लिया था, तो जहां पे हमारी फोर्स, जहां पे सीज फायर हो गया था ना, जहां पे हमारी फोर्स रुक गई थी उस एरिया को कब्जाने में, है ना, तो यूएन जो है आपका संयुक्त राष्ट्र ने जो आपका सीज फायर करवा दिया था, तो जिस जगह पे रुक गई थी उसी लाइन, वहीं पे एक लाइन खिंच गई, और वहां पे जो हमारी तरफ वाला हिस्सा है ना और उनकी तरफ वाला हिस्सा है, वो एक बॉर्डर की तरह काम करने लगी वो लाइन। उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको, वहां पे जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, जब सर्दी का मौसम आता है तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो वहां पे क्या होता था, ये कारगिल वॉर से पहले सोल्जर जो थे, इंडिया के सोल्जर और पाकिस्तान के सोल्जर जो है, ये मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं था इनके बीच में, कोई समझौता साइन नहीं हुआ था, बस ठंड बहुत ज्यादा होती थी तो आपस में एक दूसरे की बात समझ के ये लोग नीचे उतर जाते थे। फिर जब सर्दी, जो आपके गर्मी का मौसम आता था, जब दोबारा ऊपर चढ़ जाते थे। तो जब 1999 में क्या हुआ कारगिल वॉर से पहले, कि जैसे ही इंडिया के सोल्जर तो जैसे अपना उतरना होता है ऐसे नीचे उतर गए, है ना, ये लोग तो नीचे उतर गए, लेकिन जैसे ही ये लोग नीचे उतरे तो पाकिस्तान के सोल्जर एलओसी को क्रॉस करके, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके, और जो इंडिया वाले लोग थे इनकी जो वहां पे कैंप बने हुए थे उनमें आके बैठ गए, ठीक है। कि जब इंडियन आर्मी के सोल्जर ऊपर आएंगे दोबारा से, जब आपकी गर्मी का मौसम आएगा तो हम इनको मार के इस एरिया को कब्जा लेंगे, ठीक है। ये वो चाहते थे करना, ठीक है। लेकिन इंडियन आर्मी को फिर पता चल गया और उसके बाद कारगिल की पूरी लड़ाई हुई और हम जो है कारगिल की लड़ाई जीत गए। हमारी जितनी भी पोस्ट थी, अगर जैसे टाइगर हिल वगैरह, टाइगर हिल हुआ और भी बहुत सारी पोस्ट थी, 0.41 करके ऐसे पोस्ट थी बहुत सारी, ये सब जो है हमने अपने पहाड़ सारे के सारे वापस ले लिए, ठीक है। और हालांकि इसमें हमको बहुत नुकसान हुआ। हमको नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग नीचे आ गए थे, ठीक है, पहाड़ों से उतर के नीचे आ गए थे। पाकिस्तान के लोग थे वो ऊपर बैठ गए थे, है ना, जो पाकिस्तान के आर्मी के थे, जो ऊपर कैंप, हमारे कैंप बने हुए थे, जो बने हुए होते हैं, ठीक है, वहां पे जहां पे हमारे सोल्जर रहते थे वहां पे थे। तो जो ऊपर से अगर आप ऊपर हो ना, है ना, और कोई नीचे से आ रहा है तो ऊपर से आपको सीधा एम मिलता है उसका, ठीक है। नीचे से थोड़ी आप ऐसे देख के थोड़ी चलो किसी को मारने के लिए, है ना, ऊपर देख के आपको तो सीधा देख कर चलना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाला जो एक जगह बैठा है वो नीचे देख सकता है, ऐसे नीचे देख के आप मार सकते हो उसको जो नीचे से आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो सोल्जर हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, हमारे बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे इसमें। आपने विक्रम बत्रा जी का नाम सुना होगा, एक मनीष कुमार पांडे है उनका नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब जो सोल्जर है, बहुत सारे सोल्जर उसमें नए बिल्कुल सोल्जर, यंग सोल्जर जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे उसमें, ठीक है। तो जो आपकी कारगिल की लड़ाई है ये भी बहुत बड़ी लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारा जो है नुकसान हुआ था इंडियन आर्मी को भी, और पाकिस्तान को तो हमने इतना नुकसान किया था कि उनको भगा दिया था यहाँ से, ठीक है। अपना जो हिस्सा पूरा था वो वापस ले लिया था, ठीक है ना। तो ये कारगिल वॉर थी, ठीक है, ये कारगिल वॉर थी, है ना। तो उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री जब कारगिल वॉर हुई, तो हमारे प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब हुई, 1999 में, ठीक है। तो ये जो 5 लड़ाई है, जो 5 वॉर हैं, जो 5 युद्ध हैं,
ये 5 युद्ध हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो ये 3 कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक तो साई चीन वाला युद्ध हटा दिया है ना, और जो आपका ये पहला वाला युद्ध है ना, इसको हटा दिया है। क्यों हटा दिया है कि पहला वाला युद्ध जो है इसमें तो पाकिस्तान ये बोलता है कि हमने तो भेजा ही नहीं था कोई सोल्जर, ये तो ऐसे कोई मुजाहिदीन वगैरह थे जो आपके अफगानिस्तान वगैरह से आए थे, ठीक है। उसमें जो है कुछ जो उस टाइम पे लड़ाई हुई थी ना, जो आर्मी यहाँ पे थी, उसमें 30% तक तो इंडिया पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, और बाकी सब इन्होंने मुजाहिदीन को पैसे दिए थे। अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे है ना, उस टाइम पे उनको पैसे देके उनको भेजा था यहाँ पे, ठीक है। अब जब मुजाहिदीन आए, जब इंडियन आर्मी वहां पे गई, मुजाहिदीन तो भाग गए, उनका क्या मतलब है, पैसे ही तो चाहिए थे उन्हें, ठीक है, लड़ाई करने के। अब जान थोड़ी देंगे अपने पैसे के लिए। तो जैसे इंडियन आर्मी ने वहां पे अटैक किया तगड़ा वाला, इंडियन आर्मी से डर के वो तो भाग गए मुजाहिदीन। फिर ये 20% ये 30% ये रह गए बस पाकिस्तान आर्मी के, फिर इनको भी भगा दिया है ना। मतलब भगा क्या दिया, जो हमारे अंदर बहुत अंदर तक आ गए थे, श्रीनगर से थोड़ी सी दूरी थे, अब तो बहुत पीछे ढकेल दिया था इंडियन आर्मी ने इनको वहां से। और चाहती तो इंडियन आर्मी तो है कुछ दिन में ही पूरा जो इनके पास पीओ के इस टाइम पे इन्होंने कब्जा रखा है, उसको भी उस टाइम पे निकाल लेती, लेकिन जब बीच में सीज फायर हो गई तो उसकी वजह से रुकना पड़ा हमको, ठीक है। तो ये वाली जो पहली वाली लड़ाई है आपकी कश्मीर वॉर 1948 की, इसको नहीं इसमें मेंशन किया होगा इन्होंने, और इन्होंने साई चीन वाली लड़ाई को मेंशन नहीं किया, ठीक है। बाकी इन तीनों को, जो बाकी 3 बच गए, इनको मेंशन किया है आपका। ये 65 वाली वॉर, 71 वाली तो कोई बना ही नहीं कर सकता। ये तो इतनी बड़ी लड़ाई है आपकी, एक देश पूरा पूरा हिस्सा तोड़ के अलग कर दिया था भारत ने, 13 दिन में हरा दिया था, 13 दिन में, समझ रहे हो आप। और भारत को दोनों तरफ से लड़ना पड़ा था, इधर बांग्लादेश की तरफ से भी, उधर से भी पाकिस्तान की आर्मी अटैक कर रही थी, और इधर जो पाकिस्तान इस टाइम पे है वहां से भी अटैक कर रही थी, ऊपर कश्मीर से, नीचे लाहौर वगैरह यहाँ से सबसे, फिर नौसेना भी सब इसमें इंक्लूड हो गई थी, ठीक है। ये इतनी बड़ी लड़ाई थी इसमें, ये समझ लीजिए इस टाइम उस टाइम पे यूएसए ने इतनी मदद करने की कोशिश करी थी पाकिस्तान की कि अपने जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट थे वो भी भेजे थे पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसी टाइम पे इंडिया ने जो है आपकी, इंडिया की मदद किसने करी, यूएसएसआर ने। जो आज रशिया है वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। उस यूएसएसआर ने भारत की मदद करी, उसने जो अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी, जो पनडुब्बी थी, वो भेज दी है ना, इंडियन जो आपका इंडियन ओशन है वहां पे। और उधर से क्या है, यूके है ना, यूके समझ रहे हो आप, इंग्लैंड और यूएस जो है उसके जो है फ्लीट आ रही थी पूरी पूरी, है ना। जब वो आ रही थी है ना, और इधर से जो है उन्होंने पनडुब्बी अपनी ऊपर निकाली इंडियन ओशन में आके, आपके यूएसएसआर ने, क्योंकि उनके बीच में तो पहले से लड़ाई चल रही है ना। भले इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से वो दोनों आए थे, यूएसएसआर जो है आपका रशिया जो इंडिया की तरफ से, और जो आपका यूके यूएस है वो चाइना की, उसकी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन उनके बीच में आपस में तो लड़ाई है, तो इस वजह से वो अपोजिट उस पे थे, तो बस वहां पे अपनी पनडुब्बी ऊपर निकाल के आपका इंडियन ओशन ने ये कह दिया, जो आपके यूएसएसआर ने ये कह दिया कि अगर आपने इंडिया पे हमला करने की कोशिश करी ना, तो बस हम फिर न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देंगे, होगा जो देखा जाएगा, मर जाएगा पूरा देश, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, देखेंगे जो होगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से फिर यूएसए को वापस जाना पड़ा। तो यूएसए ने इस हद तक मदद करी थी आपकी पाकिस्तान की उस टाइम पे, ठीक है, और यूएसएसआर ने इस हद तक मदद करी थी। इसीलिए जो है हमारा देश आज भी यूएसएसआर से जो है बहुत अच्छी दोस्ती निभाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी वजह से जो है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजों में यूएसएसआर हमारी मदद करता है, उस टाइम पे तो मदद की थी, ठीक है। उसके बाद हम बहुत सारे आर्म जो है, बहुत सारे हथियार भी वहां से खरीदते हैं, ठीक है, और भी चीजों में बहुत समय मदद करता है, ठीक है। बहुत पुराना दोस्त हो गया हमारा, ठीक है। यूएसएसआर तो अब चलो दोस्त बन गया हमारा 90s में, पर यूएसएसआर तो बहुत पुराना पहले से हमारा दोस्त है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है हमारे यूएसएसआर से जो रशिया है उससे इतने अच्छे संबंध है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, और तो इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ और आएगा। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, जो भी आपको देखना था आपने देख लिया होगा, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पेपर कॉपी पे नोट्स बनाएं, तो अपने हाथों अपने पेन की मदद से बनाएंगे, कॉपी पे बनाएंगे, तो उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिख के बनाएं, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट के ऊपर डिपेंड ना रहे, ठीक है ना। कल को आपको ये याद भी नहीं रहेगा स्क्रीनशॉट मैंने लिया था कि नहीं लिया था, है ना। बहुत सारी चीज इसमें मैंने अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, वो आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बनाएं, चाहे आप अगर लैपटॉप वगैरह पे बनाना चाहते हैं, नोटपैड वगैरह में, वहां पे बनाएं, या फिर कॉपी पे बना रहे हैं तो अपनी हाथों से अपनी लैंग्वेज में बनाए, ठीक है, ताकि आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में उनको लिख सके, ठीक है। जब नोट्स बनाए ना आप हमेशा, तो ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी लाइन लिख देनी है, कि पूरी पूरी किताब छाप दिया आपने भी, ठीक है, बाद में आपको इतने मोटे तो नोट्स ही हो गए, इसको रिवाइज कैसे करोगे। तो कोशिश हमेशा ये करिए कि जितने क्रिस्प जितने छोटे से छोटे नोट्स हो सकते हैं, जितना आप शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो, ऐसे नोट्स बनाओ, ठीक है। पर ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होनी चाहिए कि बाद में आपको याद नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म जो आपको भी याद रहे, जब आप पढ़ो आपके देखते ही समझ में आ जाए ना।
और ऐसा तो है नहीं आपको सब में बांटनी है, किसी और को दिखानी है, या नोट पब्लिश करा के कल को बेचने हैं, ठीक है। आपको तो अपने पेपर क्लियर करने से मतलब ना, जो आपकी समझ में आए ऐसे नोट्स बनाइए, ठीक है ना, ऐसे नोट जो आपकी समझ में है। और ऐसा मत करिएगा छोटे के चक्कर में बाद में आपकी भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो भी नोट किस प्रकार के किसी यूज के नहीं है, अगर आप ही की समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जो आपकी समझ में आए ऐसा नोट्स बनाइए, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सारा कुछ लिखा है ये तो ऐसे लिखा है जो मेरी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप ऐसा लिखिए अपनी कॉपी में या नोटपैड वगैरह जहां भी आप नोट बना रहे हैं, तो जो आपकी समझ में आए, ठीक है। तो जो आपको जब आप रिवाइज करोगे पेपर से एक दिन पहले, 1 घंटा पहले, 10 दिन पहले, जब भी, तो आप एकदम तेजी से इसको रिवाइज कर सको, ठीक है। बाकी इस टाइम पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा रिवीजन के दौरान, तो ये वीडियो हमेशा मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर पड़ी रहेगी। आप जाइए सीधे न्यूज को इसको देख लीजिए जल्दी से। आपके फोन में वो होती है ना प्लेबैक स्पीड होती है 2.0 हो जाती है, 1.5 1.75, तेज करके जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपने इसके नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो एक काम करिएगा, इस वीडियो को जैसे खत्म होती है इसके बाद आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा से इस वीडियो को प्लेबैक स्पीड तेज करके देख लीजिएगा, धीरे करके देख लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे ऐसे करके देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। पहली बार में मत तेज करके देखिएगा और ना आपको बहुत सारी चीज समझ नहीं आएंगी। दूसरी बार में आप तेज करके देखिए और नोट्स बनाते चलिए अपने, ठीक है ना। तो बाद में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं उनको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, यही छोड़ते हैं वीडियो को, काफी लंबी वीडियो हो गई होगी। आशा है आपको सारे पॉइंट जो है समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो थी ये हमारी मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो थी। ये जो वीडियो है करंट अपडेट्स की हम दिन में 2 बार लाते हैं, एक सुबह को 8 बजे आती है, एक शाम को 8 बजे आती है, ठीक है ना। ये लाइव आती थी सुबह को 8 बजे, शाम को 8 बजे, लेकिन नेट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से अभी लाइव नहीं आ रही है। कुछ दिन हम रिकॉर्डेड डालते हैं, तो रिकॉर्डेड जो है सुबह को 8:30 तक, 8:40 तक तो आई जाएगी, है ना। बहुत भी ज्यादा लेट हो गया तो 9 बजे तक, इससे ज्यादा लेट नहीं होगी। और शाम को भी ऐसे, ठीक है, आएंगी डेली, सुबह को भी शाम को भी, ठीक है। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि आएगी नहीं, थोड़ी बहुत लेट हो सकती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये रिकॉर्ड करने में फिर अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं बता रहा था नेट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम लग जाता है अपलोड करने में, ठीक है ना। तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एडजस्ट करके और उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। वीडियो हो जाएंगे आप उससे निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब ये वीडियो देखने से आपको क्या फायदा है, ठीक है। अगर आप अपने आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पूरा सारा कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, हर एक न्यूज देखनी पड़ेगी, है ना। चाहे आप फोन पे देखो सारी न्यूज, गूगल वगैरह पे, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो या कहीं भी देखोगे, न्यूज सारी देखनी पड़ेगी, फिर आपको छाटनी पड़ेगी कौन सी हमारे एग्जाम में आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती, कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये छाटना पड़ेगा आपको। फिर उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इतना पढ़ना है हमको, इतना नहीं पढ़ना। यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे फिर उसके बाद जब सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा, आप उसके बाद उसको फिर पढ़ोगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मैं आपको सारा डाटा कलेक्ट करके सारी जो न्यूज है जो इंपॉर्टेंट है उनको सब लेके आपको पूरा पढ़ाता हूँ यहाँ पे, है ना। उसके बाद आपको जो मेहनत है आपको ढूंढने की, सारी आइडेंटिफाई करने की, डाटा कलेक्ट करने की, ये मेहनत आपकी बच जाएगी। वही मेहनत आप इनको समझने में और पढ़ने में लगा दीजिए, ठीक है। बस वही वाली बात हो गई, आपको समझना ही तो है, मेन मोटिव तो आपका समझना है, ढूंढना और ये सब करना तो आपका मोटिव है नहीं। आपको यहाँ ढूंढी हुई पहले से मिल रही है, आप बस यहाँ से पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। और आशा है आपके जो एग्जाम है वो अच्छे जाएंगे। जिसकी एसएससी जीडी का एग्जाम हो चुका है उसको बेस्ट ऑफ लक उसके रिजल्ट के लिए, और जिसका एग्जाम आने वाला है एसएससी जीडी का उसको उसके एग्जाम के लिए, उसके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके। और जो 2023 है इसमें बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, तो अपने आप को रेडी रखिए कि इस 2023 में सारी भर्तियां क्रॉस कर लो। मतलब कोशिश करिए कि इस 2023 के क्रॉस होने के से पहले खत्म होने से पहले आपके हाथ में एक ना एक जॉब हो। 2023 में बहुत सारी जॉब क्यों आनी है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो जब इलेक्शन होता है उससे पहले बहुत सारी जॉब आती है, ठीक है। तो 2023 में इतनी मेहनत कर दीजिए कि जब 1 जनवरी 2024 आए उसके पहले आपके पास जॉब हो, क्योंकि फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी जॉब होंगी, पता नहीं फिर कब आएंगी, 2028 में आएंगी, जब 2028 का इलेक्शन होगा। जब तक कौन रोकेगा, है ना, जब तक बहुत सारे लोगों की उम्र भी निकल जाएगी उसकी जो जॉब के लिए होगी। कोशिश करिए इस साल में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको जॉब जो है इस साल के एंड तक पानी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही खत्म करते हैं वीडियो को, काफी लंबी वीडियो हो गई होगी। हमारे जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप लाइक करते हैं हमारी वीडियोस को तो हमको ये फायदा हो जाता है कि ज्यादातर लोग जो यूट्यूब है फिर इसको पब्लिश करना शुरू कर देता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर खुद भी, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो जो हमारी वीडियोज हैं ज्यादातर लोगों तक पहुंचेंगी, तो और लोग जो हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा, एक उनको भी नई नई जानकारी मिलेगी, मतलब जो उनके एग्जाम के लिए अपडेट्स चाहिए, जो करंट अफेयर चाहिए, उनकी भी जानकारी उनको मिलेगी, ठीक है। और बाकी कोई आपको परेशानी होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। कल सुबह की या फिर आज शाम की जो 8 बजे की वीडियो होगी करंट अपडेट की, जो आपकी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मैं आपको वही समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो न्यूज होंगी वो कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम को करंट अपडेट्स की वीडियो में। धन्यवाद।